तो आज हम भारत के एक ऐसे हिस्से की बात कर रहे हैं जो नक्शे पर तो काफी दूर लगता है, लेकिन है बहुत ही दिलचस्प। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये बात थोड़ी चौंकाती है ना कि ये जो 572 द्वीपों का समूह है, जिनमें से खैर करीब 37 पर ही लोग रहते हैं, वो असल में भारत की मुख्य भूमि से ज्यादा पास दक्षिण पूर्व एशिया के हैं। राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम तो सबने सुना ही होगा। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन द्वीपों को सिर्फ खूबसूरत नज़ारों से आगे बढ़कर समझें। मतलब इनका इतिहास, वहाँ की संस्कृति, आज क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। दिखते हैं हमारे पास जो जानकारी है उससे क्या निकल कर आता है। हाँ बिल्कुल, ये द्वीप मतलब सिर्फ नीले पानी और सफेद रेत वाले पोस्टकार्ड नहीं है। इनकी कहानी में इतिहास की कई परतें हैं, कुछ तो काफी दर्दनाक भी, जिनका असर आज भी महसूस होता है कहीं ना कहीं। हाँ, शुरुआत करें तो हजारों साल पीछे जाना होगा। ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा और वो जनजाति जो लगभग पूरी दुनिया से कटी हुई है, सेंटिनलीज। माना जाता है ये सब सदियों से, हजारों सालों से वहीं रह रहे हैं। पुराने जमाने के यात्रियों जैसे मार्को पोलो, उनके लेखों में भी इनका जिक्र मिलता है। कमाल की बात है ये। और फिर आता है ब्रिटिश दौर। उन्होंने इन द्वीपों का इस्तेमाल मुख्य रूप से एक सजा कॉलोनी के तौर पर किया, काला पानी जिसे कहते थे। पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल उसी की निशानी है। वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त जैसे कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने वहां अकल्पनीय तकलीफें झेली। और ये जो काला पानी वाली छवि थी ना, इसने कई दशकों तक इन द्वीपों के विकास और बाहरी दुनिया से इनके रिश्ते को प्रभावित किया। शायद आज भी वो असर पूरी तरह मिटा नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 से 45 तक यहाँ जापान का कब्जा भी रहा था। वो एक और परत जोड़ता है इनके इतिहास में। और फिर 1947 में आजादी के बाद ये भारत का हिस्सा बने। 1 नवंबर 1956 को इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस पूरे जटिल इतिहास का असर यहाँ के लोगों और संस्कृति पर तो पड़ा ही होगा, जाहिर है। विविधता बहुत है वहाँ, है ना? बिल्कुल, गजब की विविधता है। एक तरफ तो ये प्राचीन स्वदेशी जनजातियां हैं, कुछ तो जैसे सेंटिलिनीज आज भी बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क नहीं रखती। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मानव शास्त्रीय पहेली भी है और जिम्मेदारी भी। और दूसरी तरफ है वो लोग जो आजादी के बाद भारत के अलग अलग हिस्सों से आकर यहां बसे। बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयाली, पंजाबी समुदाय के लोग। साथ ही निकोबारी जनजाति भी है जो ज्यादातर आधुनिक जीवन शैली अपना चुकी है और अनुसूचित जनजाति का दर्जा रखती है। अच्छा, इतने अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, तो भाषाएं भी कई सारी होंगी फिर। हाँ, कोई एक लोकल भाषा ऐसी नहीं है जो सब पर हावी हो। हिंदी एक तरह से संपर्क भाषा का काम करती है, लेकिन तमिल, बंगाली, तेलुगु, निकोबारी, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी, ये सब खूब बोली जाती हैं। यही मिला जुलापन आपको धर्मों में भी दिखेगा। हिंदू धर्म मानने वाले ज्यादा हैं, पर ईसाई, मुस्लिम और जो स्वदेशी आस्थाएं हैं वो भी साथ साथ चलती हैं। त्योहारों में ये संगम दिखता भी है। आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल हो, दुर्गा पूजा हो, क्रिसमस हो, सब मिलकर मनाते हैं। ये विविधता ही यहाँ की असली पहचान है, जो असल में आजादी के बाद हुए सेटलमेंट का सीधा नतीजा है। चलिए अब जरा आज की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था कैसे चलती है वहाँ? बड़ा हिस्सा तो शायद पर्यटन का ही होगा, बीच, स्कूबा डाइविंग वगैरह। हाँ, पर्यटन एक बड़ा हिस्सा है। मछली पकड़ना, थोड़ी बहुत खेती और हाँ, सरकारी और रक्षा क्षेत्र की नौकरियां भी काफी अहम है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। द्वीपों के बीच आने जाने के लिए जहाज, फेरीज वगैरह हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो दूर के द्वीप हैं वहां पहुंचना अब भी एक चुनौती है। ये कनेक्टिविटी वाली बात काफी अहम है। और यहीं पर कनेक्टिविटी और लोकेशन का दूसरा पहलू सामने आता है, इन द्वीपों का बढ़ता हुआ सामरिक महत्व। ये द्वीप मलक्का जलडमरू मध्य के बिल्कुल पास हैं, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का बहुत बड़ा व्यापार गुजरता है। यहां भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के महत्वपूर्ण अड्डे हैं। एक तरह से देखें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये भारत की समुद्री सीमा के प्रहरी जैसे हैं। इनकी ये जो लोकेशन है, ये इन्हें जियोपॉलिटिकली बहुत संवेदनशील और जरूरी बना देती है। तो भविष्य को देखें तो मौके भी हैं, जैसे इको टूरिज्म यानी पर्यावरण का ध्यान रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देना। और ये नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी की बात भी होती है आजकल। समुद्री संसाधनों का सही इस्तेमाल, जैसे मछली पालन, समुद्री खेती, रिसर्च और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सौर या पवन ऊर्जा, इसकी भी संभावना होगी। हाँ, संभावना तो है।
और ये सब भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से भी जुड़ता है, जिसका लक्ष्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ रिश्ते मजबूत करना है। लेकिन देखिए, अवसरों के साथ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। यहाँ का इकोसिस्टम बहुत नाजुक है। मूंगे की चट्टानें हैं, मैंग्रोव जंगल हैं, इन पर खतरा है। फिर वो जनजातियां, खासकर सेंटिनलीज जैसी असंपर्कित जनजातियां, उनके अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा कैसे हो, ये एक बड़ा नैतिक सवाल है। क्लाइमेट चेंज का खतरा तो है ही, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, चक्रवात ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं, और कनेक्टिविटी की कमी विकास में रुकावट डालती है। तो यहाँ जो भी विकास हो, उसे बहुत ही क्या कहते हैं संतुलित और संवेदनशील होना पड़ेगा, पर्यावरण और यहाँ की अनूठी संस्कृतियों का सम्मान करते हुए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिर्फ छुट्टियों के खूबसूरत जगह भर नहीं है, ये इतिहास, अलग अलग संस्कृतियों, सामरिक अहमियत और पर्यावरणीय चुनौतियों का एक बहुत ही जटिल और अनूठा मिश्रण है। सही कहा। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, सोचने पे मजबूर करता है कि इन द्वीपों का सामरिक और आर्थिक महत्व तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी जो नाजुक पारिस्थितिकी है और खासकर यहाँ की जो बेहद संवेदनशील स्वदेशी संस्कृतियां हैं, इनके संरक्षण के बीच एक टिकाऊ संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, ये सवाल आने वाले समय में और भी बड़ा होता जाएगा।